Yesterday I told you about the flexibilities. मैंने कल आपको फ्लेक्सिबिलिटीज के बारे में बताया कि फ्लेक्सिबिलिटीज क्या होती है। फ्लेक्सिबिलिटीज को डेवलप करने के मेथड बताए। एक ही मेथड में आपको बता पाया, दैट वाज बैलिस्टिक मेथड। टुडे वी विल टॉक टू अनदर मेथड। ठीक है, मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो कल बैलिस्टिक हो गया था, आज हम बात करेंगे इसका सेकंड मेथड है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। थर्ड है इसका डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड। और फोर्थ एंड लास्ट है इसका प्रोप्रियोसेटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशंस टेक्निक। ये चार तरह के मेथड बेटा जी बताए गए हैं, आज हम इनको चारों को डिस्कस करेंगे। बैलिस्टिक मेथड मैंने कल बताया कि रिदम के साथ, जहां पे एक साउंड या आवाज के साथ अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, ठीक है, किसी पार्टनर की हेल्प से, और उसको वहां पर आगे बढ़ाया जाता है। सपोज मैंने ये बताया ये बैलिस्टिक का मेथड है, जैसे मैंने बोला 1, फिर इसको 2, 3, 4 रिदम के साथ मैंने इसको खींचा, तो ये बैलिस्टिक हो गया। अब हम टर्न करते हैं डायनामिक पे, सॉरी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? ठहराव, रुकी हुई हर चीज। जैसे हमने डायनामिक स्ट्रेंथ की बात करी तो स्टैटिक्स और डायनामिक हो गया। फ्लेक्सिबिलिटीज की बात करी, दो टाइप की हो गई, स्टैटिक्स और डायनामिक। अब ये डायनामिक होता क्या है? डायनामिक का मतलब ठहरी हुई, रुकी हुई। तो ऐसी टेक्निक जहां हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज को रोक के रखते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हमने अपने बॉडी पार्ट्स को खींचा, सपोज लेग को खींचा और खींच के आगे ले गए, और जितना हम खींच सकते थे उतना खींच के हमने उसको टाइम सेकंड के लिए, अगर हम कूलिंग डाउन कर रहे हैं। कूलिंग डाउन क्या होता है बेटा? जिसे लिमरिंग डाउन भी कहते हैं। इन 11th क्लास आपने पढ़ा होगा लिमरिंग डाउन और कूलिंग डाउन क्या होता है। जब स्पोर्ट्स हम खेल लेते हैं उसके बाद अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए जो एक्सरसाइज की जाती है उसको लिमरिंग डाउन या कूलिंग डाउन कहा जाता है। तो जब हम कूलिंग डाउन करते हैं तो ये स्ट्रेचिंग वाली जो एक्सरसाइज होती है ये केवल 10 सेकंड की जाती है, केवल 10 सेकंड की जाती है स्टैटिक्स वाली, स्टैटिक्स स्ट्रेचिंग। यानी कि अपनी बॉडी को खींचा जाता है और 10 सेकंड तक किसी एक जगह पे ठहरा दिया जाता है। जैसे मैंने हाथ को खींचा और मैं इतना खींच रहा हूं, इतना खींचा, सपोज मैंने यहां से मैंने फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, ठीक है, और मैंने यहां तक बढ़ाई। अब मैं यहाँ पे 10 मिनट रोक के रखूंगा, 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड रोक के रखूंगा, होल्ड करके रखूंगा, तो ये स्टैटिक्स हो जाएगी, रुकी हुई। पर जब मैं इसको इंप्रूव करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए करूंगा, तो एक टाइम पीरियड जो है 10 सेकंड का है, इट विल बी कन्वर्ट टू द 30 सेकंड्स। 30 सेकंड तक मेरे को बॉडी पार्ट्स को इस तरह से रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वन, डायनेमिक मतलब फैली हुई, ज्वलनशील। ये डायनामाइट एक वर्ड होता है, डायनामाइट का मतलब होता है बारूद क्या करता है? फैला देता है, हर चीज को फैल जाता है, इसीलिए इसको डायनामिक कहा जाता है।
ये फैली हुई होती है, शरीर के अंदर फैली हुई होती है। तो इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए स्पोर्ट्स में हम डायनेमिक स्ट्रेचिंग का यूज करते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें हम बॉडी पार्ट्स को पूरा फ्री छोड़ देते हैं, फ्रीली जितना हम कर सकते हैं मैक्सिमम। देखो बायोलिस्टिक में क्या करा हमने, रिदम के साथ कर दिया कि रिदम के साथ 10 तक गए फिर वापस आ गए, 10 तक गए, 5 तक गए फिर वापस आ गए। स्टैटिक्स में हम 10 सेकंड और 30 सेकंड रुक गए। इसके अंदर क्या हमें रुकना नहीं है, हम जितना कर सकते हैं मैक्सिमम फैल गए, ना कोई टाइम पीरियड ना इसमें कोई बाउंडेशन, पर ये करना है हमें कि मैक्सिमम पार्ट को फैला देना है जितना। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बोन बड़ी सॉफ्ट होती है ना, तो वो क्या करते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, वो इस तरह लेग को खोलते हैं और इस तरह और पूरे पार्ट्स को मिला देते हैं, बॉडी पार्ट्स को, दोनों लेग साइड में होती है और वो बैठ जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है डायनामिक स्ट्रेचिंग का, डायनामिक स्ट्रेचिंग का ये एक एग्जांपल है सेट। ठीक है, तो इसमें हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो हमने किया। लास्ट है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन टेक्निक, यानी इसका मतलब प्रोप्रियोसेप्टिव तो ठीक है, ठीक है। न्यूरो का मतलब होता है दिमाग, हमारे दिमाग का। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज जहां कहीं ना कहीं हमारा माइंड उसके साथ यूज होता है। अभी तक तो हम बॉडी को यूज कर रहे थे, अब हम इसमें मेंटली इंक्लूजन कर रहे हैं। और किसका कर रहे हैं मेंटली इंक्लूजन, अपने माइंड का। तो आज की डेट में बेटा जो मैक्सिमम कोचेज होते हैं वो इसी टेक्निक को यूज करते हैं। इसको शॉर्ट में PNF टेक्निक भी कहा गया है। PNF टेक्निक इसको कहा गया है, इसको PNF टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है, हमें समझने वाली बात यह है कि इसमें होता क्या है। इसमें अलग अलग पार्ट्स में ट्रेनिंग चलती है फ्लेक्सिबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, किसी बॉडी पार्ट्स को एक दिन खोल दिया जाता है थोड़ा सा, ठीक है, पार्टनर की हेल्प से उसको पकड़ लिया जाता है, बॉडी पार्ट्स को एक जगह पकड़कर रोक दिया जाता है। पार्टनर मतलब कोचेस, इसमें मैंने बताया कि आजकल कोचेस इसका यूज करते हैं। तो सो वी कैन थिंक कि जो पार्टनर चाहिए, कोचेस नहीं आ सकता, 2 प्लेयर एक साथ मिलकर करेंगे। तो बॉडी पार्ट्स को पकड़ लिया, जैसे लेग की अगर स्ट्रेचिंग करनी है तो एक पैर को कहीं भी रख दिया गया और उसको काफी देर तक पकड़ा, ठीक है, और उस बॉडी पार्ट्स में हमने फ्लेक्सिबिलिटीज को इंक्रीज किया। उस बॉडी पार्ट्स के करते करते हमने दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी एक साथ ही दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया। जैसे लिम्ब से उसने पैर को पकड़ लिया, सपोज करो पार्टनर ने पैर को पकड़ लिया और हम दूसरे पार्ट्स को हाथ को भी खोल देते हैं, और कब तक खोलते हैं, जब तक खोलते हैं जब तक हमें सेंसिटिव नहीं हो जाते, हमें सेंसिटिवनेस का पता नहीं चलता। हमें जब ये इसमें खिंचाव महसूस होने लगे ना, जब हम सेंसिटिव हो जाएं बहुत ज्यादा उस चीज को लेके, तब हमें उसे बंद कर देना चाहिए। जब तक हम सेंसिटिव नहीं होते तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हमें कोई खिंचाव कोई परेशानी महसूस ना हो, मतलब बॉडी के अंदर कोई ये हो कि सेंसिटिव नहीं हो रहा है बॉडी पार्ट, तो कोई बात नहीं, हम करते रहेंगे। पर जब हमें ये रियलाइज होगा कि नहीं भाई अब हमारा माइंड मना कर रहा है, माइंड जहां पे इग्नोर कर दे कि दिस इज एनफ फॉर एनफ, ये काफी है, तब उस पोजीशन में हम उसको रोक देते हैं। ये होती है बेटा PNF, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन टेक्निक। ये 4 मेथड थे आपके किसको डेवलप करने के, फ्लेक्सिबिलिटीज को डेवलप करने के। देखो अब आपके 4 कंपोनेंट्स हो गए, चारों कंपोनेंट्स मैंने आपको क्लियर करा दिए। सबसे पहले मैंने स्ट्रेंथ कराया, स्ट्रेंथ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायनामिक और स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स एक टाइप की होती है, डायनामिक 3 टाइप की होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंडुरेंस। ठीक है, स्ट्रेंथ एंडुरेंस ये, और उसको इंप्रूव करने की मैंने कौन कौन सी शैलियां बताई, कौन कौन से तरीके बताए, तो वो मेथड थे 3, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक।
देन फिर हमने चेंज किया, हम वापस आए किसके अंदर, स्पीड के अंदर या एंडुरेंस। चलो एंडुरेंस को हमने अपने डेवलप किया। सबसे पहले हमने एंडुरेंस को डिवाइड किया, उसके टाइप बताए। तो ये कितने थे, 7 थे। 3 थे नेचर बेस्ड, जो आप काम करते हो उस पर बेस्ड थे कि कौन कौन से बेस्ड होते हैं। जो आपकी नेचर एक्टिविटी होती है, जो एक्टिविटी का नेचर होता है उस पर बेस्ड होता है एंडुरेंस। वो 3 टाइप के थे, जर्नल, बेसिक, जर्नल और स्पेसिफिक। और जब मैंने ड्यूरेशन पे इसको डिवाइड किया तो वहां पे स्पीड, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म हो गए। इसको बढ़ाने के लिए मैं तीन टेक्निक बताई आपको, कंटिन्यूअस, इंटरवल और फार्टलेग। कंटिन्यूअस लगातार जारी रहना, ठीक है। इंटरवल ट्रेनिंग जिसको क्या कहा जाता है, टेरिस ट्रेनिंग भी कहा जाता है। 90-20 में इसको डेवलप किया गया था, किसके द्वारा, बिकला के द्वारा, ठीक है। 1937 में आपकी फार्टलेग ट्रेनिंग डेवलप हुई, किसके द्वारा, फॉस्टर गोमर की तरह, ठीक है। ये आपकी 3 ट्रेनिंग हो गई। उसके बाद हम आए थे एंडुरेंस पे, सॉरी एंडुरेंस ने स्पीड पे। स्पीड के 5 टाइप बताए मैंने आपको, ठीक है। स्पीड क्या होती है, मिनिमम टाइम में डिस्टेंस को कवर करना, वो 5 टाइम बताए। पहला रिएक्शन था, फिर मूवमेंट, एक मूवमेंट था, एक एक्सीलरेशन था, लोकोमोटर था और स्पीड एंडुरेंस था। ये 5 बता दिए बेटा। कल मैंने फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई, तो फ्लेक्सिबिलिटी कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की। कौन कौन सी, स्टैटिक्स और डायनामिक। डायनामिक में 2 टाइप हुए, सॉरी एक्टिव और पैसिव, सॉरी एक्टिव और पैसिव 2 टाइप की हुई। तो पैसिव एक हो गई और एक्टिव में 2 पार्ट हुए, स्टैटिक्स और डायनामिक। और इसको डेवलप करने के मेथड, बैलिस्टिक, स्टैटिक्स स्ट्रेचिंग, डायनामिक स्ट्रेचिंग और प्रोमोसिटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटीज ट्रेनिंग। तो ये आपकी ट्रेनिंग कौन कौन से मेथड से हम अपने फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स को बढ़ा सकते हैं। ये था आपका ट्रेनिंग का बेस्ड। अब इसमें किसी को कोई क्वेरी है, जल्दी से बताइए। हाँ बेटा, देखो, सम गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग और इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटीज। फ्लेक्सिबिलिटीज को जब हम डेवलप करते हैं तो उस समय कुछ सावधानियां, थोड़ा कॉशियसनेस होना पड़ता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक मसल्स जो हमारे बोन्स होते हैं और जॉइंट्स होते हैं, इससे रिलेटेड होती है। और अगर हमारे बोन्स और जॉइंट्स अगर किसी तरह प्रॉब्लम में आ जाएं तो आपको पता है कि हमारा करियर खत्म हो जाता है, करियर खत्म हो जाएगा उसी समय, इमीडिएटली। तो हमें इसे करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे फ्लेक्सिबिलिटीज कब स्टार्ट करनी चाहिए, हमें छोटी उम्र के बच्चों को जल्दी से फ्लेक्सिबिलिटीज में उतार देना चाहिए। मतलब छोटी उम्र के बच्चे जो होते हैं उनकी जो बोन्स होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो वो उनको परफॉर्म करते हैं और वो इजीली उसको परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो वो उसको इजीली, फ्लेक्सिबिलिटीज के साथ कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जितनी हो रही है उतनी ठीक है, उसको आगे अगले दिन और कीजिए। एक ही दिन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज बढ़ाने की ट्राई ना करें, उससे क्या होता है, मसल्स या बोन्स में किसी तरह का खिंचाव होना शुरू हो जाता है। डायनामिक, जो आपकी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटीज होती है वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटीज पे डिपेंड होती है, ठीक है। क्या होता है डायनामिक में कि डायनामिक स्पोर्ट्स के लिए होती है, ठीक है, पर वो जो स्टैटिक्स वाली होती है उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो हमें कोई भी ऐसी जल्दबाजी में इसको हिट एंड हरी में नहीं परफॉर्म करना चाहिए। किसी तरह की कोई टाइमिंग का ये नहीं है कि इतने शेड्यूल में इतना ही करना है। इसमें हमें रिलैक्स होते हुए और मेंटली प्रिपेयर होते हुए इस चीज को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम आ पहुंचे हैं अपने बिल्कुल लास्ट टॉपिक की तरफ, बुक का लास्ट टॉपिक, आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी।
कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज? बेटा एक बात बताता हूं, 1980 से पहले, 1980 से पहले एक वर्ड यूज किया जाता था फिजिकल फिटनेस में, जिसको पांचवा कंपोनेंट्स माना जाता था। फिजिकल फिटनेस के भी 4 कंपोनेंट्स मैं आपको पढ़ाता हुआ आया हूं, 4 कंपोनेंट्स बुक में भी बताए हैं। उससे पहले 5 माने जाते थे। 5 फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स माने जाते थे: स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, एज उसके साथ एक और इंक्लूड था जिसको एगिलिटी कहते थे। एगिलिटी का मतलब क्या होता है? एगिलिटी का मतलब होता है फुर्ती से, फुर्ती, तेजी के साथ। जब हम एक बात कहें कि फुर्ती से करो या तेजी से करो, तो तेजी तो स्पीड में आ गई, और जब स्पीड में आ गई तो उसको कहाँ देखेंगे? आप एक बात और बात जान लीजिए कि हमारा जो ये फिजिकल एजुकेशन है टोटली बेस्ड है साइंटिफिक मेथड पे, साइंस पे होता। जो मैंने बायोमैकेनिक में आपको पढ़ाया या बायोलॉजी जो आपका था फिजियोलॉजी उसके अंदर पढ़ाया, तो हमारा जो फिजिकल एजुकेशन है वो साइंस पे बेस्ड होता है। क्योंकि कोई भी प्लेयर अच्छा रिस्पॉन्स जब ही देगा जो वो अपने ह्यूमन बॉडीज को या अपने टेक्निक को अच्छे से इंप्रूव करेगा। तो साइंटिफिक तरीके से देखा गया कि 1980 से पहले तो ठीक था, पर 1980 में जब इसको रिसर्च किया गया तो बॉडी के अंदर एबिलिटी जैसा कोई चीज को हम सर्च ही नहीं कर पाए। भाई मसल्स पावर देख सकते हैं हम, स्पीड देख सकते हैं दौड़ते में, एंड्योरेंस देख सकते हैं कितनी देर काम कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हैं, पर फुर्ती जैसे कोई भी, एबिलिटी जैसी कोई भी चीज हम देख नहीं पाए, हम देख नहीं पाए। तब एक नया वर्ड इजाद किया गया, बनाया गया, एक नया वर्ड यूज में लाया गया जिसको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कहते हैं। जिसको क्या कहा? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट करना यानी कि हमारे चारों फिजिकल फिटनेस जो हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, हाँ सही है, और फ्लेक्सिबिलिटीज, ये चारों कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। ये चारों आपस में मिल जाते हैं तभी एक अच्छा फिजिकल फिटनेस बन पाता है। एक अच्छा प्लेयर जब बन पाता है जब उसके अंदर ये चारों क्वालिटीज होती हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेट करके रहती है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहा गया है बेटा। इसलिए इसको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कहा गया है कि चारों मिलती हैं और आपस में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करती है, वर्क करती है, तभी तो काम करती हैं। नहीं तो एक बात बताओ, मेरे अंदर बहुत पावर है, स्ट्रेंथ बहुत है मेरे अंदर, और मेरे अंदर स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है, 0 है, तो मैं एक शॉर्टपुट प्लेयर हूं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा मसल्स पावर है, पर क्या है? स्पीड नहीं है, फेंकने की स्पीड नहीं है। तो मसल्स पावर किस काम की? खत्म है ना, मसल्स पावर बेकार है। चलो स्पीड भी है मेरे पास, पर मैं एंड्योरेंस नहीं है, मैं उठा ही नहीं पाता हूं, मेरे अंदर थकान हो जाती है, उसको एक बार फेंकने के बाद ही मेरे अंदर थकान हो जाती है। तब ये दोनों चीजें बेकार आ गई। स्पीड भी है, मैं फेंक सकता हूँ, पर एक बार में क्या पता मुझसे ज्यादा किसी ने भेजा तो मैं दूसरे अटेम्प्ट में, पर मेरे पास इतना एंड्योरेंस ही नहीं है। चलो मेरे पास तीनों चीजें हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस भी है, पर मेरे अंदर बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मैंने शोल्डर को झटका दिया, जैसे ही मेरे मसल्स में खिंचाव आ गया और मैं इंजर्ड हो गया, तो बेकार। अगर मैंने एक टूर्नामेंट जीत लिया तो आगे लाइफ के लिए मैं खराब हो गया। तो बेटा इन चारों का आपस में मिक्स होकर काम करना ही कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कहलाता है। चारों का प्रॉपर कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे के साथ अच्छे से, ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कहलाता है। डू यू अंडरस्टैंड? बेटा अब हम बात कर रहे हैं अपने टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज की। एबिलिटीज को हमें पता हो गया कि हमारे अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज होती है, उसका कोऑर्डिनेट करना, हमारी जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है उसका आपस में मिलके काम करना, ठीक है, या हमारी मसल्स का किसी भी चीज के साथ जब ये कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन
एबिलिटीज में आ जाता है, वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कहलाता है। ठीक है, 1980 के बाद में ये वर्ड यूज में आया। अब ये कितने टाइप की होती है? ये जनरली 6 टाइप की होती है, 7 टाइप इसके बताए गए हैं, 7 टाइप इसके बताए गए हैं। और ये श्योरली इस बार आ सकते हैं, श्योरली। अब के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि काफी टाइम से आए नहीं है, तो इस बार ये जो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हैं ये इस बार आ जाए। तो जरा ध्यान से आप समझिएगा। पहला है ओरिएंटेशन एबिलिटीज। ओरिएंटेशन एबिलिटीज, ओरिएंटेशन एबिलिटीज कौन सी होती है, किस टाइप की ओरिएंटेशन एबिलिटीज होती हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के अंदर? बेटा, जब एक प्लेयर ग्राउंड पे जाता है, वो अपने अपोनेंट के साथ, अपने ग्राउंड के साथ और अपने इक्विपमेंटों के साथ जो कोऑर्डिनेशंस बैठाता है, जो कोऑर्डिनेशंस बैठाता है, वो ओरिएंटेशन एबिलिटीज कहलाती है। जैसे एक बैडमिंटन प्लेयर कोर्ट में गया, समझने की बात है, ध्यान से सुनना। उसने एक बार नजर मार के देखा और उसने उस ग्राउंड के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया। उसकी मसल्स पावर ने, उसकी स्पीड ने, उसके चारों जो कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल फिटनेस, उनने उस ग्राउंड के साथ क्या करा? कोऑर्डिनेट कर लिया। अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो वो क्या होगा? बार बार वो उस ग्राउंड के बाहर चला जाएगा, वो बाहर चला जाएगा और वो हर बार पॉइंट लूज करता चला जाएगा फाउल्स में। या फिर अपने इक्विपमेंट के साथ, जिस इक्विपमेंट के साथ आप खेल रहे हो उसके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए तो क्या होगा? आपके हाथ स्लिप होंगे, प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारी हो जाएगी। तो आपको उसके साथ क्या करना है? कोऑर्डिनेट करना ही करना है। जो आपका अपोनेंट है, आपका अपोनेंट क्या है कि जो आपका अपोजिट में प्लेयर खेल रहा है, जैसे रेसलिंग की बात करूं मैं या किसी भी गेम की बात करूं, जो आपका अपोनेंट खेल रहा है तो आपको उसके साथ कोऑर्डिनेट ऐसा नहीं करना उसके साथ मिलकर खड़े हो जाना, नहीं, आपको देखना है, कोऑर्डिनेट करना अपनी बॉडी को इसके अकॉर्डिंग, उसका पैर कहां पड़ रहा है, उसका मूवमेंट क्या हो रहा है, तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करना। ये सब हमारी होती है ओरिएंटेशन एबिलिटीज। दूसरी होती है कपलिंग एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटीज। अब कपलिंग क्या होता है? कपलिंग का मतलब होता है संयोजन, जुड़ना, जुड़ना, उसको कपलिंग कहते हैं। कभी आपने सुना हो जो रेल के डिब्बे होते हैं उनके बीच में एक जगह होती है खाली, जो एक दूसरे को चिपका के रखते हैं, वो दो जगह बीच में बंधे होते हैं, हालांकि वो एक दूसरे से, पर बीच में उनके आप देखोगे दो अलग अलग वो होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? कपलिंग कहा जाता है, यानी संयोजन, मिले हुए, जुड़े हुए। ठीक है बेटा जी, ये मिले हुए और जुड़े हुए होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हमारी जो पूरी बॉडी है इसका संयोजन एक दूसरे के साथ बैठ जाए। मतलब हमें अपनी बॉडी के अंदर ही अपने बॉडी के सारे पार्ट्स को एक साथ मैच कराना है, एक साथ मैच कराना है, अपने बॉडी पार्ट्स को, सारे बॉडी पार्ट्स को एक साथ मैच कराना है। जैसे एक प्लेयर बॉक्सिंग कर रहा है, देखना आप कपलिंग है, अगर हमारा हेड का मूवमेंट अलग है और हैंड्स का अलग है और लेग का अलग है, एब्डोमिनल पार्ट का अलग है, तो हम डिफीट कर जाएंगे। कि हेड में क्या हो रहा है हाथों को ना पता चले और हाथों में क्या हो रहा है वो पैरों को पता ना चले, तो वहां हमें हारने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमें इस पूरे बॉडी पार्ट्स को आपस में ऐसा कोऑर्डिनेट करना है कि एक मूवमेंट का दूसरे को, जैसे पैर पीछे हुआ हाथ आगे हुआ, बॉक्सिंग करते समय पैर हल्का सा पीछे हुआ, पंच बनाया आगे को, उसने सामने वाले ने पंच किया, हमने फेस को आगे हटा के हाथ को आगे कर दिया। तो हमारे बॉडी पार्ट्स का क्या हुआ? संयोजन हो गया, कपलिंग हो गई, सब एक दूसरे से जुड़ गए और उनका मूवमेंट सबका एक साथ होने लगा। ये आपकी कहलाती है कपलिंग, कपलिंग एबिलिटीज।
कपलिंग एबिलिटीज। इसके बाद रिएक्शन। ये दो टाइप की होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन एबिलिटीज किसे कहते हैं? देखो, हमारे बॉडी का, पूरे बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना, मैंने बताया कोऑर्डिनेटिव होता है, वो आपस में मिलती है मसल्स वगैरह वो सब। उसके अंदर होता है एक रिएक्शन एबिलिटीज, कि हम कैसा रिएक्ट करते हैं, हम किस तरह का रिएक्शन बनाते हैं। हमारी रिएक्शन एबिलिटीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम किसी चीज को लेकर अगर बॉडी के अंदर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो रिएक्शन एबिलिटीज बहुत अच्छी होगी, तभी हम अपने खेल को जीत पाएंगे। कैसे? ये दो तरह की होगी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स, दो तरह की मैंने रिएक्शन एबिलिटीज लिखा है। जिससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, जब स्पीड पढ़ा रहा था, तो स्पीड दो तरह की होती है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स स्पीड। रिएक्शन स्पीड पढ़ाई थी, एबिलिटी पढ़ाई थी, तो वहां पे भी थी ये चीज। आज फिर बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। रिएक्शन कैसा होना चाहिए? रिएक्शन एबिलिटी, इसके अंदर हमें बॉडी को रिएक्ट कब करना है, उस चीज का, उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। बेटा देखो, ध्यान से सुनो कि जब हम किसी गतिविधि को जानते हैं, किसी के बारे में जानते हैं कि हमारा अगला मूवमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें किस तरह की प्रतिक्रिया देनी है, किस तरह का रिएक्शन देना है, तो वो कहता है सिंपल रिएक्शन एबिलिटी कहलाती है, जहां पे हमें पता है किस तरह का रिएक्शन देना है। जैसे सपोज करो, मैंने उस दिन फिर बताया, फिर बता रहा हूं, 100 मीटर, 200, 400 जो भी रेस होती है, उसके लिए क्या करता है? ट्रिगर दबाया जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे ट्रिगर दबाया जाता है। तो वहां पे हमारी बॉडी को पता होता है कि ट्रिगर दबेगा और ट्रिगर दबते ही हमें भागना है। तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? हमारा रिएक्शन हमारे माइंड से होगा। माइंड सेट होता है कि जब ये ट्रिगर देगा तो हमें कैसा रिएक्ट करना है, हमें रिएक्ट करना है कि हमें भागना है, हमें तब कैसा रिएक्शन देना है? भागना है, इस ट्रिगर के दबते ही। तो हमें पता है जहां पे कि हमें कैसा रिएक्शन देना है, वो कहलाता है सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, जहां हमें पता है कि हमारा रिएक्शन क्या होगा। और जहां पे हमें यह नहीं पता है कि हमारा रिएक्शन कि अगला स्टेप क्या होगा, जहां पर हमें यही नहीं पता कि हमारा नेक्स्ट रिएक्शन कैसा होगा, वो हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटीज। क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटीज, जहां पे हमें रिएक्शन के बारे में ही नहीं पता होता। समझ रहे बच्चों? जहां हमें रिएक्शन के बारे में पता ही नहीं होता है। जैसे क्रिकेट के अंदर एक बॉलर द्वारा फेंकी गई बॉल, उसमें बैट्समैन को पता नहीं है कि मुझे आगे बढ़ के मारना है, पीछे हट के मारना है, साइड में मारना है, कहां मारना है, उसको पता नहीं है। वो कब पता चलेगा? जब बॉल उसके पास आ जाती है, तो उसको तुरंत ही उसमें रिएक्ट करना पड़ेगा, तभी अपना रिएक्शन बनाना पड़ेगा। तो वो कहलाती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। क्लियर? फोर्थ है बैलेंस। सबको पता है बॉडी के अंदर बैलेंस कैसे बनता है। बैलेंस एबिलिटीज, बैलेंस एबिलिटीज क्या होती है बेटा? बैलेंस का मतलब हमें बॉडी का बैलेंस बनाना है। हम चलने फिरने, घूमने, दौड़ने के लिए सब में बैलेंस की जरूरत होती है। बैलेंस बनता कैसे है आप लोग सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो फिर मैं बता देता हूं बैलेंस कैसे बनता है। ग्रेविटी फोर्स हमारे ऊपर लगता है, हमारी बॉडी के ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगता है, और उसके अपोजिट में क्या लगता है? हमारी बॉडी का मसल्स पावर का, मसल्स का हमारी बॉडी का भी फोर्स लगता है ग्रेविटी पावर पे। जब ये दोनों फोर्स क्या होते हैं? जीरो हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जब ये फोर्स दोनों जीरो हो जाते हैं, ग्रेविटी फोर्स भी लगता है हमारी बॉडी पे, और हमारी बॉडी ने इसको रिएक्ट किया, इसको रिएक्शन दिया अपने आप को खड़ा करने के लिए, तो उसने भी एक फोर्स लगाया। जब ये दोनों फोर्स क्या होता है? जीरो हो जाता है, तब वो बैलेंस बनता है। तो बैलेंस एबिलिटीज हमें कहाँ जरूरत होती है? दौड़ने भागने में। जब हम दौड़ते हुए आते हैं तो हमें रुकना है, वहां पे हमें अपना बैलेंस बनाना है। या जब जिम्नास्ट करते हैं तो जिम्नास्ट के ऊपर जो बिम वगैरह होते हैं उसके ऊपर चलना, उसके ऊपर चलना, ये दिखाता है।